नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्यवादी नीति का प्रसार। कि पहले उन्होंने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, अब उन्होंने धीरे धीरे मैसूर की तरफ बढ़ने लगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मैसूर पर अंग्रेज़ों ने किस तरीके से अपना नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद 1565 ईस्वी में हिंदू वाडिया, जब इनका पतन हो गया, विजयनगर साम्राज्य का विघटन हुआ, तो 1565 के बाद वाडियार वंश द्वारा मैसूर राज्य को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। तो वाडियार वंश के अंतिम शासक कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में आ गई? देवराज जो कि सेनापति था और नंजराज जो कि वित्त मंत्री था, इनके हाथों में आ गई थी। ये क्षेत्र पेशवा, ये देखो, पेशवा और निज़ाम के बीच विवाद का विषय बन गया। तो 1761 में हैदर अली, जिसने अपने जीवन की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी, वो धीरे धीरे मैसूर के राजवंश को, क्योंकि पहले राजाओं का शासन था, तो हैदर अली जो कि सेनापति था, सैनिक था, उसने मैसूर के राजवंश को हटाकर उस राज्य पर अपना कब्जा कायम कर लिया 1761 में। ठीक है, अब अंग्रेज़ों ने किस तरीके से मैसूर पर अपना कब्जा स्थापित किया? तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले क्या किया? प्रथम मैसूर आंगल युद्ध 1767 से 69, यानी कि 67 से 69 पहला युद्ध किया। अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ इसका। और ये युद्ध मद्रास के संधि के साथ समाप्त। कोई भी युद्ध जब होते हैं ना कोई इनकी संधि जरूर होती है, उन संधि में जो विजयी होते हैं उन शर्तों का पालन भी करना पड़ता है। तो मद्रास के संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम मैसूर युद्ध। अभी अंग्रेज़ों का मैसूर पर पूरा नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ था। मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों को मैसूर के साथ 4 युद्ध करने पड़े थे। पहला युद्ध हुआ था 1767 से 69 तक, और ये मद्रास के संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से शुरू हुआ और 84 तक रहा। और इस द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध में, इसको बेटा ध्यान से सुनना, कि द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों की स्थिति सबसे अधिक संकट में थी। क्यों संकट में थी? जब इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ दूसरा युद्ध किया, उस समय अंग्रेज़ों की स्थिति ना तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अच्छी थी, ना ही भारतीय स्थिति अच्छी थी। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी आज़ाद हो रहे थे, क्योंकि जो अमेरिकी थे वो अंग्रेज़ों के नियंत्रण में थे। अब अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम किया अपने अमेरिकियों को आज़ादी कराने के लिए। ठीक है, और इधर से भारत में अंग्रेज़ों की स्थिति क्या थी? कि भारत में अंग्रेज़ों को मैसूर के साथ और मराठों के साथ संघर्ष करना पड़ रहा था। और अमेरिका का साथ कौन दे रहा था? फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड दे रहे थे। और इधर भारत में ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बताने में, और भारत में बंगाल और बॉम्बे के ब्रिटिश अधिकारियों में काफ़ी तनाव चल रहा था। और द्वितीय में जो आंगल मैसूर युद्ध है, ये ख़त्म हुआ मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। प्रथम आंगल युद्ध ख़त्म हुआ था मद्रास की संधि के साथ, और द्वितीय समाप्त हुआ मैंगलोर की संधि के साथ। ठीक है, अब तृतीय आंगल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1790 से 92 में, 1790 से 92 में हुआ। और ये जो इस युद्ध में मैसूर के साथ इनके विरुद्ध कौन थे? अंग्रेज, मराठा, निज़ाम, ये तीनों इकट्ठे हो गए और मैसूर पर इन्होंने आक्रमण किया। इस युद्ध में मैसूर जो है वो पराजित हो गया। और ये जो युद्ध था श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ये युद्ध खत्म हुआ और तटीय क्षेत्र अंग्रेज़ों के हाथ में आ गए, अंग्रेज़ों ने अपने पास रखा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगी डिटेल में कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ युद्ध किया। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध। ठीक है, ये प्रथम आंगल मैसूर युद्ध शुरू हुआ था 1767 में और 69 तक चला। तो 1761 में 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। पहले मैंने बताया ना, पहले वो सेनापति था, सैनिक था, अब वो 61 में शासक बन गया मैसूर का। और इसने फ्रांसीसियों से, देखो मैसूर के फ्रांसीसियों के साथ शुरू से संबंध बहुत अच्छे थे और इन्होंने फ्रांसीसियों के साथ अपने संबंध अच्छे बनाए। और जब अंग्रेज़ों को पता चला कि मैसूर के शासक हैदर अली के संबंध फ्रांसीसियों के साथ मैत्रीपूर्ण है, तो अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ संघर्ष किया और मद्रास की संधि के
साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। और इस संधि में, जब कोई संधि होती है ना, तो उस संधि में अंग्रेज़ों ने उसको मद्रास के संधि के साथ ये कहा मैसूर को कि अगर उसके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो अंग्रेज़ उनका साथ देंगे। संधि में कुछ शर्तें हैं, उनका पालन करना होता है। जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ, अंग्रेज़ों ने दोबारा फिर मैसूर से युद्ध किया 1780 में, और ये 84 तक चला। 1771 में 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया, देखो अब मद्रास के संधि के तहत तो अंग्रेज़ों ने मैसूर को वायदा किया था कि वो उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन जब 1771 में मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेज़ों ने मैसूर की सहायता नहीं की। तो वायदे के हिसाब से अगर अंग्रेज़ों ने मैसूर की सहायता नहीं की तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने मद्रास की संधि का उल्लंघन किया। जहाँ क्यों उल्लंघन किया? क्योंकि यहाँ इन्होंने इस संधि के अकॉर्डिंग इन्होंने अंग्रेज़ों ने मैसूर को सहायता देने की बात की थी। जब उन्होंने इसकी सहायता नहीं की तो मैसूर और अंग्रेज़ों में क्या बढ़ने लगे? तनाव बढ़ने लगे। अंग्रेज़ी क्रांति और दूसरी तरफ अमेरिकी क्रांति के दौरान अमेरिका में क्रांति चल रही थी, क्योंकि जो अमेरिकी थे वो अंग्रेज़ों के नियंत्रण में थे, अंडर थे। तो अमेरिका के साथ फ्रांस भी शामिल हो गया। अब फ्रांस ने ब्रिटेन के दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया। तो अमेरिकी क्रांति के दौरान अमेरिका के साथ फ्रांस भी जब शामिल हुआ तो दोनों ने मिलकर ब्रिटिशर्स के विरुद्ध सैन्य अभियान करने लगे। इस तरह ब्रिटिश फ्रांसीसी संबंध तनावपूर्ण रहे, क्योंकि जब फ्रांस अमेरिका के साथ मिल गया उसके साथ मैत्री संबंध हो गए, जो कि ब्रिटेन को नहीं पसंद आया, जिसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस के संबंध काफ़ी तनावपूर्ण हो गए। ऐसे में भारत में भी देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भी उनके संबंध तनावपूर्ण स्थिति थी, और भारतीय स्थिति में भी दोनों कंपनियों के बीच तनाव बढ़ता गया। इसी क्रम में फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया? फ्रांसीसी बस्ती, अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, क्योंकि फ्रांसीसी से तो उनके संबंध अच्छे नहीं थे, अब अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी बस्ती माहे पर हमला करके नियंत्रण करने का प्रयास किया, जो कि हैदर अली के क्षेत्र में थी। हैदर अली मैसूर का शासक था और ये जो माहे था वो आता था हैदर अली के क्षेत्र में। अतः अंग्रेज़ों के साथ मैसूर का युद्ध अब जाकर फिर दोबारा शुरू हुआ। इस युद्ध में थोड़े समय के लिए मतलब जब ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ना, तो थोड़े समय के लिए मैसूर मराठे, अब इसमें क्या था, जब अंग्रेज़ों ने युद्ध किया ना मैसूर पर, तो इसमें क्या था, थोड़े समय के लिए मैसूर मराठों निज़ाम का त्रिगुट बन गया और इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया। अब इस तरह 1781 का जो वर्ष था वो अंग्रेज़ों के लिए सबसे अधिक संकट का वर्ष था। अतः भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ तो उस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत अधिक तनावपूर्ण थी। अंग्रेज़ बहुत अधिक संकट की स्थिति में थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय दोनों ही परिस्थितियाँ अंग्रेज़ों के अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी। तो इस समय भारत में मराठों के साथ भी अंग्रेज़ों का युद्ध चल रहा था। भारत में मराठों के साथ, जो भारत में जो मराठे थे ना, उनके साथ में अंग्रेज़ों का युद्ध चल रहा था। तो साथ ही बॉम्बे व बंगाल के ब्रिटिश अधिकारियों के बीच भी मतभेद चल रहा था। दूसरी तरफ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका ब्रिटेन के नियंत्रण से भी मुक्त हो रहा था। अभी जो मैंने आपको बताया है ये वही चीज़ दोबारा हो रही है कि भारतीय स्थितियाँ, भारत में भी मराठों से युद्ध चल रहा था और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अमेरिकी जो है वो ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त हो रहे थे। तो अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय स्थिति दोनों जगहों पर ब्रिटेन की स्थिति काफ़ी संकट की स्थिति थी। इसी क्रम में अब क्या था, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन भी वो भी ब्रिटिशर्स के विरुद्ध हो गए और उन्होंने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध होकर अमेरिका का साथ देना शुरू कर दिया। अमेरिका के साथ दे रहे थे अमेरिका का। इस तरह भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिस्थितियाँ ब्रिटिश के प्रतिकूल हो गई, उनके अगेंस्ट हो गई थी। किंतु भारत में उस समय जो था मौजूद ब्रिटिश गवर्नर था, क्योंकि पहले क्या था, गवर्नर जनरल की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, तो उनको चलाने के लिए गवर्नर जनरल होते थे। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने, अब देखो सारी जिम्मेवारी तो अंग्रेज़ों की गवर्नर जनरल के हाथ में थी ना, यहाँ उन्होंने कैसे संभालना है। तो उसने वॉरेन हेस्टिंग ने द्वितीय मैसूर युद्ध के समय बड़ी कुशलता से इस संकट का सामना किया। अब उसने क्या किया वॉरेन हेस्टिंग ने, कि देखो ना, अभी मैंने आपको बताया कि मराठे और निज़ाम
और मैसूर, इनका त्रिगुट बना हुआ था। तो ऐसे में भारत में मौजूद जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग ने क्या किया कि उसने निज़ाम और मराठों को अपने पक्ष में कर लिया। ये उन्होंने कूटनीति चलाई थी, मराठों और निज़ाम को क्या किया, अपने पक्ष में कर लिया। अतः मराठों के साथ उन्होंने, जब दोनों इनके पक्ष में हो गए, किसके पक्ष में हो गए, अंग्रेज़ों के पक्ष में हो गए, अब रह गया मैसूर अकेला। तो मराठों के साथ उन्होंने सालाबाई की संधि करके, सालाबाई की संधि कर ली। उस संधि के कारण उसे युद्ध से उन्होंने अलग कर दिया। अब मराठे जो हैं इस मैसूर से अलग हो गया। अतः युद्ध में हैदर अली को पराजित कर दिया गया इस युद्ध में। और फिर हैदर की मृत्यु हो गई। हैदर के मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा टीपू के साथ, जो कि बड़ा बेटा टीपू 1782 में मैसूर का शासक बना था, अब आ गया अंग्रेज़ों का उनके साथ मुकाबला, उनके पुत्र के साथ, टीपू सुल्तान के साथ। 1782 में टीपू बना था और 1784 में मंगलोर की संधि करते हुए उन्होंने इस युद्ध को समाप्त कर दिया। क्योंकि कोई भी युद्ध बहुत लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि नुकसान दोनों का होता ना। तो ये संधि करके कुछ शर्तें मनवाकर इस युद्ध को समाप्त कर दिया इन्होंने। अभी भी अंग्रेज़ों का मैसूर पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ था। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790। अब देखो, इस समय मैसूर का राजा था, शासक था टीपू सुल्तान। तो अब अंग्रेज़ों ने तीसरी बार मैसूर के साथ युद्ध किया 1790 में, और यह युद्ध चला 92 तक। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। अभी मैंने बताया वारन हेस्टिंग था। इनके ना गवर्नर जनरल चेंज होते रहते हैं। अब क्या था, नहीं हाँ, इनका गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। एक तरफ टीपू फ्रांसीसियों से संबंध बनाए हुए था। देखो, इन जो टीपू था ना मैसूर के शासक, इनके संबंध फ्रांसीसियों के साथ शुरू से अच्छे थे। तो एक तरफ तो फ्रांसीसियों के साथ टीपू के संबंध अच्छे बने हुए थे, तो दूसरी तरफ कॉर्नवालिस ने मित्र राज्यों की सूची में मैसूर का उल्लेख तक नहीं किया। और जो टीपू था वो किसका राजा था, मैसूर का राजा था। ठीक है। अब कॉर्नवालिस जो था उसने किसी भी तरीके से मित्र राज्यों में मैसूर का जिक्र ही नहीं किया, अर्थात जिसकी वजह से दोनों में तनाव काफ़ी बढ़ने लगे। इस तरह जब ब्रिटिश संरक्षित राज्य त्रावणकोर पर, ये जो त्रावणकोर था ना ब्रिटिशर्स के अंडर था, जब त्रावणकोर पर मैसूर के शासक टीपू ने हमला किया तो मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच फिर दोबारा युद्ध शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि टीपू ने त्रावणकोर, जिसके ऊपर नियंत्रण किसका था, अंग्रेज़ों का था, जब युद्ध किया तो ऐसी स्थिति में मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच दोबारा युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़, निज़ाम और मराठों का त्रिगुट, अब यहाँ पर कौन इकट्ठे हो गए, अब अंग्रेज़ आ गए। अंग्रेज़, निज़ाम और मराठे, ये तीनों इकट्ठे हो गए और मैसूर के अलग कर दिया गया। तो इस युद्ध में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, अंग्रेज़, निज़ाम और मराठों का त्रिगुट बना। ये त्रिगुट मैसूर के विरुद्ध बना, जो कि अंत तक कायम रहा। ठीक है। युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ, क्योंकि टीपू सुल्तान इसलिए पराजित हुआ ना कि टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंग्रेज़, निज़ाम और मराठे तीनों इकट्ठे हो गए, त्रिगुट हो गया। तो उनका मुकाबला नहीं कर पाया उनकी सैनिक शक्ति का, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान पराजित हुआ और उसे रंगपट्टम की संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार, जब कोई संधि, मैंने अभी आपको बताया, जब भी कोई युद्ध होता है, जब संधि होती है, युद्ध जब ख़त्म करते हैं, तो संधि के अनुसार कुछ शर्तों का पालन करना होता है। तो इस रंगपट्टनम संधि के अनुसार टीपू का आधा राज्य अंग्रेज़ों को प्राप्त हुआ। टीपू का आधा राज्य, यानी कि मैसूर का आधा राज्य अंग्रेज़ों को प्राप्त हुआ। वो अभी तो अंग्रेज़ों ने मैसूर पर पूर्ण नियंत्रण नहीं किया था, आधा राज्य दिया था। और युद्ध क्षतिपूर्ति, यानी कि इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो भी युद्ध में नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई के रूप में टीपू के ऊपर आरोपित की गई कि बड़ी धनराशि टीपू जो है वो अंग्रेज़ों को देगा। और टीपू के पुत्रों को बंधक के रूप में रखा गया। टीपू के पुत्रों को बंधक के रूप में रखा गया। इस तरह मैसूर की शक्ति को कमज़ोर कर दिया गया। देखो ना, जब टीपू को हरा दिया गया, टीपू उनकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाया, तो वो तो कमज़ोर तो होगा ही होगा। मैसूर की शक्ति धीरे धीरे, जब उनका शासक हार गया, पराजित हो गया, जब किसी राज्य का शासक ही पराजित हो जाएगा तो वो राज्य तो अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगा। तो मैसूर की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। कॉर्नवालिस ने कहा, इस समय जो कि गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसने क्या कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर, उनके मित्र कौन थे, मराठा, निज़ाम, ये थे, तो उन्होंने कहा, जिन्होंने उनका साथ दिया था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में,
कि अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पूर्णतः कमज़ोर कर दिया। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने तो अपनी कूटनीति वाली चाल चली ना, उनको अपने साथ मिला लिया, लेकिन उनको शक्ति नहीं दी, उनको पावर नहीं दी, उनको अपने साथ मिला लिया, त्रिगुट बना लिया, और मैसूर जो उनका मुकाबला, टीपू सुल्तान उनका मुकाबला नहीं कर पाया। यदि कॉर्नवालिस द्वारा मैसूर राज्य का, अभी तक देखो मैसूर पर पूरा इस युद्ध में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ना पूर्ण आधा राज्य दिया था, पूरा नहीं दिया था। अगर कॉर्नवालिस जय द्वारा मैसूर राज्य का पूर्ण विलय कर लिया जाता तो उसे अपने युद्धकालीन मित्रों निज़ाम और मराठा को भी अधिक क्षेत्र देना पड़ता, अगर पूर्ण विलय कर देते, जो कि ऐसा नहीं हुआ। अगर उस समय, अभी तो उस समय उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया ना, पूर्ण रूप से मैसूर पर कब्जा नहीं किया, आधा राज्य दिया उनको, तो आधा राज्य सारा का सारा किसने रखा? कॉर्नवालिस ने, अंग्रेजों ने अपने पास। तो जो उनके मित्र थे उनको इसको कुछ भी नहीं देना पड़ा। इससे वे और भी शक्तिशाली हो सकते थे। अगर वो अधिक क्षेत्र उनको देना पड़ता अपने मित्रों को, तो ये सारा का सारा किसको मिला? अभी कॉर्नवालिस को। अतः इस चुनौती से बचने के लिए कॉर्नवालिस ने, ठीक है, अब इस चुनौती से बचने के लिए कॉर्नवालिस ने टीपू से संधि की। क्या संधि की? और उसका आधा राज्य प्राप्त कर लिया। अभी फ़िलहाल उसने आधा राज्य प्राप्त कर लिया था। किसने? कॉर्नवालिस ने, बिना किसी भी और मराठों और निज़ाम को दिए कुछ भी। इस दृष्टि से रंगपट्टम की संधि कॉर्नवालिस का एक दूरदर्शिता का पूर्ण कदम था, यानी कि दूर का सोचकर कॉर्नवालिस ने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर शत्रु को पराजित कर दिया या शत्रु को कमज़ोर कर दिया रंगपट्टनम की संधि के द्वारा। अब अंग्रेज़ों ने क्या? चौथी बार मैसूर के साथ युद्ध किया। अब चौथी बार युद्ध करते समय जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, अब टीपू सुल्तान इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो इसका अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस समय बंगाल का गवर्नर, मैंने कहा ना कि पहले लॉर्ड वेलेस्ली था, फिर ये कॉर्नवालिस आया, अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल वेलेस्ली था, उसमें हेस्टिंग्स था सेकंड में। इस समय टीपू फ्रांसीसियों के साथ अपना संबंध बनाए हुए था। अब जब बंगाल का गवर्नर जनरल वेलेस्ली था, तो अभी टीपू ने क्या किया? फ्रांसीसियों के साथ इसके संबंध शुरू से अच्छे थे, अभी भी इसने संबंध इसके बने हुए थे। दूसरी तरफ, अब देखना, इस बात को ध्यान सुनना बेटा, जब टीपू के फ्रांसीसियों के साथ संबंध अच्छे थे, तो एक तरफ तो भारत में टीपू के फ्रांसीसियों के साथ संबंध बहुत अच्छे थे, दूसरी तरफ नेपोलियन जो कि फ्रांस का था, तो यूरोप में अपने साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा था। अब जब यूरोप में नेपोलियन साम्राज्यवादी नीति का विस्तार कर रहा था, तो उस समय अंग्रेज़ों को इस बात की चिंता हुई कि भारतीय उपनिवेशवाद की सुरक्षा की चिंता हुई कि भारत में जो उनके उपनिवेश हैं, कहीं फ्रांस के साथ टीपू की जो मित्रता है वो भारी ना पड़े उनके उपनिवेशों के लिए, उनके उपनिवेशों को, अंग्रेज़ों के उपनिवेशों को कोई खतरा ना हो। तो ऐसे में वेलेस्ली ने फ्रांस से संबंध रखने वाली इस भारतीय शक्ति को समाप्त करना चाहा। अब जो वेलेस्ली था ना वहाँ का गवर्नर जनरल, उसको लगता था कि फ्रांस से संबंध रखने वाली जो शक्ति थी मैसूर, यानी कि टीपू सुल्तान, कि ये जो है हमारे लिए आगे खतरनाक साबित हो सकता है, हमारे उपनिवेशों, भारत में जो हमारे उपनिवेश हैं इनकी सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है। तो इन्होंने इस भारतीय शक्ति को समाप्त करना चाहा। इसी क्रम में फिर इन्होंने दोबारा से चौथी बार मैसूर पर हमला करके टीपू को ही समाप्त कर दिया, ताकि इनके भारतीय उपनिवेश सुरक्षित रहें। अब मैसूर के छोटे से भाग पर जो है, मैसूर के छोटे से भाग पर पुराने, क्योंकि आधा राज्य तो वैसे दे दिया था पहले से ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, अब जो बचा हुआ भाग था इसके ऊपर पुराने ओडियार वंश का 2 वर्ष के शासन को सत्ता सौंपी और उससे सहायक संधि कर ली इन्होंने, अंग्रेज़ों ने। मैसूर विजय के पश्चात जब मैसूर पर कंप्लीटली जो है विजय प्राप्त कर ली, नियंत्रण हो गया, तो उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वेलेस्ली, उसने क्या कहा कि पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है, पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में, कि मैसूर को उन्होंने कंप्लीट अपने नियंत्रण में कर लिया था। अब जो टीपू सुल्तान है, टीपू ने क्या किया? फ्रांसीसी क्रांति, देखो मैं थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में बता रही हूँ कि टीपू सुल्तान जो था, टीपू ने क्या था, फ्रांसीसी क्रांति के समय जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, तो उसमें क्रांतिकारी समूह था जैकोबिन दल, उसकी सदस्य ली और अपनी राजधानी श्री रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का उसने वृक्ष लगाया,
आज़ादी का। टीपू ने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया। मतलब टीपू को ये लगता था कि उनकी जो सैन्य शक्तियाँ अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर पाएगी, तो फ्रांस के साथ मित्रता होने की वजह से वो अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से ट्रेन करना चाहता, प्रशिक्षित करना चाहता था। टीपू भारत का प्रथम शासक था। टीपू था भारत का वह शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति की नींव मानता था। ये बात भी सही है कि उसके हिसाब से अगर हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी तो सैनिक शक्ति कहाँ से सुदृढ़ होगी। सेना पर जो खर्चा होता है, जो सैनिकों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उनके लिए धन की जरूरत पड़ती है। तो धन के लिए हमारी आर्थिक स्थिति का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उसने कहा कि आर्थिक शक्ति अच्छी होगी तब जाकर सैनिक शक्ति मजबूत हो सकती है। तो इसने आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति की नींव मानता था। अतः टीपू ने यूरोपियों के समान ही व्यापारी कंपनी के गठन का भी, जैसे यूरोपियों ने यहाँ पर व्यापारी कंपनी स्थापित की थी ना, ऐसे टीपू ने भी यूरोपीय के समान यहाँ पर व्यापारी कंपनी का गठन किया। ठीक है। और विभिन्न देशों में अपने दूत भेजकर व्यापारिक संबंध बनाने का उसने प्रयास किया। टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया। देखो 4 युद्ध, 2 युद्ध, एक तो युद्ध हुआ था हैदर अली के समय में, द्वितीय युद्ध भी। उसके बाद टीपू ने लगातार जो है अंग्रेजों का मुकाबला किया। उसका कहना था टीपू का कि भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना। मतलब टीपू ने आखिर समय तक हार नहीं मानी थी। अंग्रेज़ों ने उनको मारा था चतुर्थ युद्ध में, जब उनको लगा कि नेपोलियन की साम्राज्यवाद नीति की वजह से भारत में जो उनके उपनिवेश हैं कहीं उनकी सुरक्षा को खतरा ना हो, तो इसी में उन्होंने उसको उस युद्ध में चौथी बार मैसूर पर आक्रमण करके टीपू सुल्तान को मार दिया था। लेकिन टीपू जब तक रहा वो बड़े ही हिम्मत से संघर्ष किया उसने, और उसने लगातार अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष किया। और उसी ने कहा था कि भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना। किंतु टीपू के इन सब संघर्ष के बावजूद जो है सबसे बड़ी कमी क्या थी, उसकी कूटनीतिक कुशलता अच्छी नहीं थी। कूटनीतिक कुशलता के दृष्टिकोण से वह बहुत ही कमज़ोर था। क्योंकि उसने आगे का नहीं सोचा। अगर उसको अंग्रेज़ों से युद्ध करना था तो उसको अपनी क्षेत्रीय शक्तियों को साथ लेके चलना था इन फ्यूचर के लिए। लेकिन अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष में क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग टीपू को नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो अंग्रेज़ों द्वारा पराजित हुआ। इस तरीके से अंग्रेज़ों ने 4 बार युद्ध करके मैसूर को कम्प्लीटली अपने नियंत्रण में ले लिया। अब देखो, मैंने आपको ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रसार में बंगाल का बताया है। अब इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस प्रकार अंग्रेज़ों ने मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी मराठों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। देखो बेटा, मैं ये जो आपको बता रही हूँ ये नोट्स कंप्लीट डिटेल में है, सारे डिटेल में है। आपको इन नोट्स को पढ़कर आपको सारा मैटर क्लियर हो जाएगा, जो कि आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।